वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेंस। तो शायद ही बॉडी बिल्डिंग में कोई ऐसा शो होता होगा जहां ऑफ सीजन में बॉडी बिल्डर्स को देखने के लिए लोग इतना ज़्यादा हाइप बनाते हैं। ये है पिट्सबर्ग प्रो, जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन में आते हैं स्टेज पर अपना प्रेप और अपना साइज दिखाने के लिए, आने वाले ओलंपिया के लिए। और इस शो का वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है इस वजह से, क्योंकि इसमें नजर आते हैं टॉप के एथलीट जो ओलंपिया में कम्पीट करते हैं। वो कैसे नजर आने वाले ओलंपिया में और कितना साइज उन्होंने गेन किया है और क्या उनकी अभी की कंडीशन चल रही है, ये सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। भले ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन मिस्टर ओलंपिया जैसे स्टेज के लिए क्या प्रिपरेशन चल रही है इससे लोग को अंदाजा लग जाता है। और यहाँ से जो हाइप बनती है वो ओलंपिया के स्टेज पर साफ दिख जाती है। डेरेक लंसफोर्ड भी अपना जो सबसे मेन अटेंशन कैप्चर कर चुके थे वो इसी ऑफ सीजन वाले शो में हुआ था। लेकिन इस बार इस शो में कुछ अलग ही देखने को मिला। ओपन डिवीजन और क्लासिक डिवीजन दोनों एक साथ ही स्टेज पर नजर आ गई, जो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा था। तो ये है गेस्ट पोजिंग की लाइनअप। जैसा कि पिट्सबर्ग प्रो गेस्ट पोजिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन आप इसके पीछे देख सकते हैं कि जिम मेनियन नाम मेंशन किया हुआ है। तो जब जिम मेनियन बुलाएंगे तो आपको तो आना ही पड़ेगा, जो कि ओलंपिया के हेड जज है। तो अगर आप इनकी बात सुनेंगे नहीं तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा बिग ग्रैमी के साथ हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस बार की लाइनअप में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टॉप ओलंपियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो सबसे यूनिक चीज़ है, आपको राइट दो कॉर्नर में एथलीट्स आपको क्लासिक डिवीज़न के देखने को मिल जाएंगे। और ये बात इस बार काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है कि काफ़ी कम साइज़ डिफरेंस है, जैसा कि लोगों ने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा गैप होगा इन दोनों में और ओपन वाले बॉडी बिल्डर्स में। लेकिन खासकर अर्स काफ़ी ज़्यादा मैच कर चुके हैं अपने साइज़ में बाकी बॉडी बिल्डर्स को। तो हम बात कर लेते हैं अब एक एक करके कि कौन कैसा नजर आ रहा था। तो स्टार्ट करेंगे मिस्टर ओलंपिया डेरेक लंगस्फोर्ड से। तो पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में इस बार इनका ऑफ सीज़न वाला ये लुक उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया लोगों को। इन्होंने कुछ अलग ही लेवल का अपडेट दिखा दिया था पिछली बार, लेकिन इस बार ये पहले से तो ज़्यादा इम्प्रूव्ड लग रहे हैं, लेकिन उस लेवल वाली बात इस बार नहीं है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इनकी चेस्ट अभी भी इनका वीक पॉइंट बनी हुई है, और ये चीज़ के लिए हमेशा से डेरेक लंगस्फोर्ड क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं। और ये जब हार्डी शुपन के अगेंस्ट खड़े होंगे तो ये लगता है कि नहीं कि चेस्ट में कहीं भी उनके सामने टिक पाएंगे। हालांकि डेरेक लंसफोर्ड जो अपडेट्स इंस्टाग्राम पर शो कर रहे थे उसमें और इन वीडियोस में अगर आप कंपेयर करें तो इंस्टाग्राम वाले में ये ज़्यादा बड़े दिख रहे थे अपने अपडेट्स में, लेकिन स्टेज पर थोड़ा कम इम्प्रेसिव लग रहे हैं इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में। लेकिन अगर बैक की बात की जाए तो डेरेक लंगस्फोर्ड बता देते हैं कि क्यों वो बैक में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। आप जैसा कि देख सकते हैं उनकी विड्थ और उनका साइज बैक में कुछ नेक्स्ट लेवल ही नज़र आ रहा है बाकी सारे एथलीट के सामने। तो अब अगर हम मिस्टर ओलंपिया रेनिंग इसके अलावा किसी और की बात करें तो इस पूरे लाइनअप में अगर सबसे ज़्यादा अटेंशन कोई कैप्चर कर रहा है तो वो है एंड्रयू जैग्ड। इनकी हाइट जो बाकी एथलीट से काफ़ी ज़्यादा है, इन्हें एक ख़ास कर अलग अटेंशन दिलवा देती है स्टेज पर। और इनका इस बार का प्रोग्रेस भी ऑफ सीज़न का काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है बाकी एथलीट्स के कंपैरिजन में। और आप देख सकते हैं कि जब सैमसंग दौड़ा के सामने ये खड़े होते हैं तो इनको भी काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये ओलंपिया में कुछ ज़्यादा ही अच्छा नज़र आने वाले हैं और बहुत सारी रैंकिंग ऊपर नीचे करने वाले हैं। यहीं पर अगर हम बात करें सैमसंग की तो ये जस्ट कुछ महीने पहले तक कई शोज़ कर चुके हैं आर्नोल्ड क्लासिक। तो ये लगभग अब ऑफ सीज़न में आ चुके हैं अपने 1-2 महीने से, इसलिए ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कंडीशनड है। जैसा कि सैमसंग दौड़ा ने अपडेट कर दिया था कि ये अब जा चुके हैं ऑक्सीजन जिम और ये ज्वाइन कर चुके हैं कैमल क्रू, और इनकी वाइफ वहाँ भी इनकी कोच बनी ही रहेंगी। तो देखना है कि बदर बुदाई के अंदर जाने के बाद ये कैसा रिजल्ट लेके आते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं अगले सबसे बड़े नाम के बारे में, निक वॉकर। निक वॉकर जो पिछली बार ओलंपिया मिस कर गए थे अपनी इंजरी के बाद, और इंजरी के बाद एक कमबैक करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगले वीक इनका एक कंपटीशन भी होने वाला है न्यूयॉर्क प्रो में, तो ये 1 वीक आउट है। और ज़्यादातर लोग यही ओपिनियन दे रहे हैं कि 1 वीक आउट होने के हिसाब से इनका कंडीशनिंग उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है नहीं जैसा होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अभी इनके पास 1 वीक बाकी है, तो इस 1 वीक में ये क्या चेंज करते हैं अपनी बॉडी में, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा देखने के लिए इनका आगे का प्रोग्रेस। लेकिन अगर बात करते हैं इनके लेग्स की, तो इनकी हैमस्ट्रिंग पिछले साल टियर हो गई थी, लेकिन इस साल ये कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इससे वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। ओवरऑल तो ये रिकवर हो चुके हैं, लेकिन लेग्स में साइज अभी भी इनके कम नज़र आ रहा है बाकी एथलीट के सामने। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल इसमें नोटिसेबल हो गई है, इनका फेस। लगता है ये फेस पे टैन करना भूल गए हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नज़र आ रहे हैं स्टेज पे। और फाइनली इनका मिड सेक्शन भी इनके बाकी बॉडी की तरह ग्रो कर चुका है और मैच कर चुका है इनकी बॉडी से। निक वॉकर को उनके मिड सेक्शन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, और ये हमेशा से आर्गुमेंट यही देते हैं कि हर साल अगले साल ये मिड सेक्शन काफ़ी अच्छा और टाइट करके लेके आएंगे। और अभी से ही
लोग क्रिटिसाइज़ फिर से करने लगे इनको इनके मिड सेक्शन के लिए। तो इनको इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, ना कि सिर्फ अगले वीक होने वाली न्यूयॉर्क प्रो शो में बल्कि ओलंपिया के लिए भी। और न्यूयॉर्क प्रो से ही उनके साथ खड़े हुए एक कॉम्पिटिटर का और भी बात कर लेते हैं, वो है मार्टिन फिट्जवाटर के बारे में। ये निक वॉकर के साथ खड़े हुए हैं और नेक्स्ट वीक इन लोगों का कॉम्पिटिशन है। तो आप इसमें ही आप देख सकते हैं कि ये लोग बाकी ऑफ सीजन की तरह तो नजर नहीं आ रहे, काफी ज्यादा कंडीशन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये निक वॉकर को भी काफी ज्यादा कवर अप कर जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, और ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। मार्टिन फिट्जवाटर ये काफ़ी ज़्यादा हाइप बना चुके हैं डेट्रॉइट प्रो में गुड वीटो को हराकर, और ये चीज आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं न्यूयॉर्क प्रो में ज्यादा अच्छी कंडीशन लेके आ जाए तो। अब हम बात कर लेते हैं जिसको सारे लोग इग्नोर ही कर रहे हैं एक तरह से, वो है हंटर लब्राडा। हंटर लब्राडा अपने बैनर वाले लोगों के पीछे बिल्कुल खड़े हुए हैं और लोग इनको नोटिस नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने क्लेम किया है अभी कि ये 300 पाउंड क्रॉस कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मास गेन कर लिया था इन्होंने इस बार ऑफ सीजन में, लेकिन फिर भी अभी भी ये उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। खासकर इनका अगर आप पेक टियर नोटिस कर लेंगे स्टेज पर, अभी भी इनकी इंजरी अभी भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा ही परेशान कर रही है। अभी भी पूरी तरह से इस इंजरी को ये हाइड नहीं कर पाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बिग रैमी, जो इस बार स्टेज पे आते आते ही रह गए। बिग रैमी के कमबैक के बारे में इस बार जो भी अभी तक स्पेकुलेशंस हो रही थी वो कंफर्म हो जाती है कि बिग रैमी किस शेप में है, कैसी इनकी कंडीशनिंग है अभी अगर ये शो में आ जाते हैं। हालांकि इन्हें इनवाइट मिला हुआ था, पर इन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि ये वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ के चलते इस बार इस शो में नहीं आ पाए। तो बिग रैमी के साथ क्या चल रहा है, अभी भी लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही परेशान है कि बिग रैमी कब अपना लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिक डिवीजन के दो बड़े नाम जो स्टेज पे नजर आए, लेकिन उसके पहले जो लीजेंड है उसके क्लासिक डिवीजन के, क्रिस बम्स्टेड, उनको भी इनवाइट मिला था, लेकिन वो गेस्ट पोजिंग करते हुए नजर नहीं आए। और ये बात कहनी पड़ेगी कि काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रेसिव लग रहे थे दोनों क्लासिक फिजिक एथलीट्स मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स के साथ में खड़े होकर भी। खासकर अर्स काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रेसिव लग रहे थे और शायद सबसे ज़्यादा कंडीशन थे सारे एथलीट्स में। और साइज़ के भी बारे में अगर हम बात करें तो ये लगभग मैच कर जाते हैं इस लेवल को। लेकिन अगर लेग्स की बात होती है तो आप ओपन डिवीजन के सामने उनके कंपेयर कर सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन डिवीजन वाले के लेग्स कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही होते हैं। और इसके साथ हम बात कर लेते हैं रेमॉन डिनो, जो कि स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा उछल कूद करते हुए नजर आए। रेमॉन डिनो भी अपना ऑफ सीजन शो किया और जैसा हर साल नजर आते हैं वैसे ही नजर आए, लेकिन अर्स क्लंस्की को देखने के बाद और विजली विजर्स के ऑफ सीजन को देखने के बाद अब तो ऐसा लगता है कि सेकंड प्लेसिंग के लिए भी रेमॉन डिनो को काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये थी ओवरऑल पिट्सबर्ग प्रो ऑफ सीजन बॉडी बिल्डर्स की अपडेट। ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर बिग रैमी और ख़ासकर क्रिस बम्स्टेड आ जाते हैं स्टेज पर पोज डाउन के लिए। क्रिस बम्स्टेड को खासकर इन ओपन डिवीज़न बॉडी बिल्डर्स के अगेंस्ट देखना ये भी एक ड्रीम है बॉडी बिल्डिंग फैंस का कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। यहाँ तक कि कई बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्रिस बम्स्टेड शायद जीत जाए ओवरऑल ओलंपिया इन सारे ओपन डिवीज़न वाले एथलीट्स को हराकर। इसका एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है अगर बम्स्टेड आज स्टेज पर आ जाते हैं, लेकिन वो आए नहीं क्योंकि शायद अभी उन्होंने ट्रेनिंग जस्ट कुछ दिनों पहले स्टार्ट की है और वो पूरी तरह से अभी सीरियसली वापस नहीं आ चुके अपने पीक पर। इसके साथ ही शो में जो विनर रहे, मेन फिजिक के विनर रहे अली बिलाल। जैसा कि हम सब जानते हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनकी फैन फॉलोइंग अली बिलाल की, वो इस बार पिट्सबर्ग प्रो में विनर हो गए हैं और ये क्वालिफाई कर गए मिस्टर ओलंपिया के अंदर। और ये शायद इनका आज तक का सबसे अच्छा पैकेज कहा जा रहा है कि ये लेकर आए थे। और इनके कोच जॉर्ज फारा ये भी काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड थे इस बार के इनके पैकेज को लेकर, और एक तरह से उनका भी कमबैक हो चुका है बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में। लोग कह रहे थे कि जॉर्ज फारा भी आज के टाइम पर एथलीट्स को उस लेवल पर नहीं ला पा रहे हैं कंडीशनिंग के साथ, लेकिन जॉर्ज फारा इस बार ऐसी कंडीशनिंग के साथ अली बिलाल को लेकर आए हैं कि दोनों का कमबैक हो चुका है। लेकिन जब यही अली बिलाल इंडिया आते हैं तो आप इनको भुवन चौहान जैसे एथलीट के सामने इनको हारते हुए देख लेंगे, तो यहाँ की तो बात ही करते नहीं है। क्लासिक डिवीजन में विनर हुए एरिक वाइल्डबर्गर। इन्होंने मैट ग्रेगो को हराकर क्लेम कर लिया है फर्स्ट प्लेस और इस बार नज़र आने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर। तो ये थी अपडेट पिट्सबर्ग प्रो को लेकर, और भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस स्टोरीज़ हम कवर करते हैं अपने चैनल पर। बाकी वीडियोज़ को भी चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।